नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। आप सभी राष्ट्रवादियों का एमबीएन नेटवर्क में एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। और मेरे साथ जुड़ चुके हैं जयपुर से एकलव्य सिंह जी। बहुत-बहुत स्वागत है आपका एकलव्य जी। मैम, आपको चरण स्पर्श करके प्रणाम और आपके सारे दर्शकों को नमस्कार। तो आज बात होगी, एक तो अब देखिए 2 दिन का समय बचा है, लेकिन विपक्ष ने क्या-क्या नहीं किया, क्या-क्या नहीं कहा ताकि एफसीआरए बिल पास ना हो। कुछ और भी बिल हैं और एकलव्य जी आपको याद होगा हमने मार्को रूबियो पे एक प्रोग्राम किया था। थोड़ा-सा उसको भी टच करेंगे कि वो विज़िट उसके मायने क्या हैं आज की तारीख में। यू गॉट माय पॉइंट? बिल्कुल। और अभिजीत दीपके की भी पोल खुलती हुई नज़र आ रही है कि वो किसका प्रोडक्ट है। रेदर उन्होंने खुद ही इस पर जो है खुल के बोलना शुरू कर दिया है, लेकिन उन पे एक्शन भी शुरू हो रहा है। और जर्मन कॉकरोच उनको बड़ा झटका लगा है, उनकी पोस्ट हटा दी गई है। और भैया और दीदी इनकी भी बात होगी। राहुल गांधी अमित शाह के डर से सदन में नहीं आए, लेकिन प्रियंका वाड्रा ने क्या कहा और क्यों कहा उसे भी समझते हैं। एकलव्य, आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी, अखिलेश यादव और इनके लग्गे-भग्गे अब मुँह क्यों छिपा रहे हैं? क्या रांची में रात भर स्टूडेंट को पीटा गया तो इनको कोई तकलीफ नहीं हुई? ये सवाल कर रहे थे ना कि स्टूडेंट्स पे अमित शाह बात करें, और जब इनकी अपनी पोल पट्टी खुल गई तो ये अब मुँह में इनके दही जम गया है। संसद में हंगामा कर रहे हैं, लेकिन झारखंड के लाठीचार्ज पे बिल्कुल चुप है। क्यों? मैम देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो हमारे देश में जितनी भी घटनाएं हो रही हैं मैम, मैं इसको इस परिप्रेक्ष्य में रखता हूँ कि इन लोगों का एंड गेम क्या है मैम। जी, चाहे और उस एंड गेम का गेम ओवर अमित शाह कैसे करने वाले हैं उसके परिप्रेक्ष्य में बात करता हूँ मैम। जी, देखिए मैम, इस जितनी भी घटनाएं हमारे देश में हुई है वो कोइंसिडेंस नहीं है मैम। वो उसका सिर्फ और सिर्फ एंड गेम और जो इन लोगों का लक्ष्य था वो एक था, वो था कि एफसीआरए को रोकना और डीलिमिटेशन और विमेंस रिजर्वेशन का जो बिल है उसको रोकना। बेसिकली बता देता हूं कि दोनों के मेन मुख्य कारण क्या थे। कि एफसीआरए तो जो है मैम, वो जो ग्लोबल डीप स्टेट है, जितनी भी एंटी नेशनल ब्रेकिंग इंडिया फोर्सेस हैं, वो उनका एक बहुत बड़ा टूल रहा है मैम, फॉरेन कंट्रीब्यूशन इंडिया में। उसके माध्यम से ये जो हमने दिल्ली में होते हुए देखा, उस तरह के आंदोलनों को मैन्युफैक्चर करना और एक एनआरकी की स्थिति देश में क्रिएट करना। छोटी छोटी चीजें और भी होती हैं, जैसे कन्वर्जन की बात हो गई, दूसरी तरह की इंस्टेबिलिटी कॉज करना, ये सब होती हैं, लेकिन मेन चीज है भारत को तोड़ना। और दूसरा जो है मैम, डीलिमिटेशन बिल, उसकी जो वो है सबसे बड़ी समस्या कांग्रेस के लिए और विपक्ष के लिए, उसमें भी मेनली कांग्रेस के लिए। उसका कारण भी बता देता हूं मैम, वो बड़ा सिंपल है। देखिए, 1976 में जो है मैम फ्रीज लग गया था सीटें बढ़ने पे 25 साल के लिए, फिर 2001 में वो वापस एक्सटेंड कर दिया गया 25 साल के लिए, तो स्थिति आ गई 2026 तक की। बीच में कांग्रेस ने एक बार इसको किया था, परिसीमन किया था 2008 में। और 2008 में जब इन्होंने परिसीमन किया तो सीटें तो बढ़ा नहीं सकते थे, तो इनने, मतलब संक्षिप्त में बता दे रहा हूं कि इन्होंने बेसिकली क्या किया था कि जैसे जहां पे बीजेपी स्ट्रांग थी तो वहां पे उन सीट्स को जनरल से एससी एसटी कर दिया था। ओवरऑल सीट्स तो बढ़ा नहीं सकते थे, तो कहीं पे 2 सीट्स को 1 कर दिया, जैसे जहां पे बीजेपी स्ट्रांग थी, और जहां पे ये वीक थे वहां पे 1 सीट को 2 में बदल दिया। तो इस तरह की चीजें इन्होंने मैम करी थी। और इसका परिणाम ये हुआ कि 2008 में, जिससे पहले 2004 में इनको 145 सीट आई थी कांग्रेस को, इसके बाद 2009 में उनको 206 सीट आई करीब, जो कि करीब 60 सीट की बढ़त हो गई। इतनी बढ़त कभी कांग्रेस को जीवन में नहीं मिली। मतलब जब इंदिरा गांधी जी की डेथ पे जब राजीव गांधी को सिंपैथी वोट मिला था और 404 सीट आई थी, उससे पहले भी 1980 में इनकी 357 सीट्स थी। तो इतनी बढ़त इनको कभी भी नहीं मिली। तो अब इनको पता है मैम कि डीलिमिटेशन जब अगर हो जाएगा तो एक तो यही सब
करने की अपॉर्चुनिटी लीगली बीजेपी के पास भी होगी, और अमित शाह जी और उनकी टीम का जो होमवर्क होता है, जो ग्रास रूट पे जो काडर है बीजेपी का, तो जो उनके पास डेटा अवेलेबल रहता है, और प्लस इसमें सीटें भी बढ़ जाएंगी तो स्कोप और बढ़ जाएगा। तो जो सूद समेत बीजेपी इनको लौटाने वाली है, क्योंकि ये इन्होंने सिर्फ बीजेपी के साथ नहीं, ये जो सब आपको साथ में आते हुए दिख रहे हैं ना बीजेपी के, वो इसीलिए दिख रहे हैं क्योंकि ये इनने एक तरह से सारे गैर कांग्रेसी दलों के साथ इस तरह का अन्याय किया था। तो ये जब अब कांग्रेस के साथ होगा, तो मैं आपको बता दूं कि बेसिकली डिलिमिटेशन बिल पास हो जाने के बाद कांग्रेस अगले 25-30 साल तक उसका कम से कम सेंटर में सत्ता के करीब भी आना बहुत कठिन हो जाएगा मैम। तो अब समस्या ये हो गई मैम कि जो एफसीआरए बिल तो है, जो वो ब्रेकिंग इंडिया फोर्सेस के लिए प्रॉब्लम हो गया, और जो डिलिमिटेशन बिल है वो कांग्रेस के लिए प्रॉब्लम हो गया। अब ये दोनों इसी सत्र में साथ में आ रहे थे, तो यहाँ पे इन लोगों का कॉन्करेंस हो गया कि ये साथ हो गए एक तरह से भारत के इन संसद को स्टॉल करके किसी भी कीमत पे इन दोनों बिलों को रोकने के लिए। अब मेरे ख्याल से इस कॉन्टेक्स्ट में अगर आपके दर्शक इस बात को समझना चाहेंगे तो समझ में आएगा कि कोई भी चीज कोइंसिडेंस नहीं है, चाहे वो सीजेपी की फॉर्मेशन हो। एक लड़का बॉस्टन में बैठा हुआ जिसका नीट से कोई लेना देना नहीं, यहाँ पे आता है, उसको इंस्टाग्राम पे इतने फॉलोअर मिल जाते हैं जितने बीजेपी और कांग्रेस के मिला के नहीं है, और वहां पे जब वो एक प्रोटेस्ट करने के लिए जंतर मंतर पहुंचता है, तो उससे वो सारी एंटी नेशनल फोर्सेस जुड़ जाती हैं जो हमें उसी समय दिखाई देती हैं, जो कि प्रीवियसली इस तरह के मैन्युफैक्चर्ड आंदोलनों में हमें जुड़ते हुए दिखाई दी हैं, चाहे वो शाहीन बाग हो, चाहे आपका सीए का प्रोटेस्ट हो, चाहे किसान आंदोलन हो, चाहे दिल्ली में जो राइट्स हो गए थे वो सारे चीजें हो। तो ये वही शक्तियां, और स्टूडेंट विंग्स भी वही, आयसा, एसएफआई, कम्युनिस्ट, और ये सब आके जुड़ गए, और एक नैरेटिव जिस तरह का इनको, आप देखिए कि जिस तरह से इंस्टाग्राम में अगर ग्लोबल डीप स्टेट की बात करें, तो इंस्टाग्राम पे जिस तरह से एल्गोरिथम इन लोगों के फेवर में चलने लगी। तो ये तो हुई मैम सीजेपी की बात। अब इसी के साथ आप देखोगे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि जिस समय पे ये सब हो रहा था, अच्छा नहीं, उससे पहले एक और कोइंसिडेंस आपको बताऊं, जो कि कोइंसिडेंस एक्चुअली नहीं है। मैंने एक बार आपके शो पे ही बात करी थी जी, रेबेका नॉर्मन के बारे में, जो कि सोनम जी। वांगचुक की एक्स वाइफ हैं, हुँ, और हुँ। सीआईए के स्कूल ऑफ ट्रेनिंग से पढ़ी हुई हैं। और उस समय सोनम वांगचुक जो निकल के आया है, जस्ट जोधपुर की जेल से एनएसए में अरेस्टेड था, और किस लिए? क्योंकि वो लद्दाख में आंदोलन कर रहा था कि यहाँ पे नेपाल जैसी स्थिति बन जानी चाहिए। ऐसे आदमी को अचानक से उसका फेस बना दिया जाता है। फिर तीसरा कोइंसिडेंस मैम ये होता है कि साहब, जिस 20 दिन में ये सोनम वांगचुक वहां पे पास करके एक माहौल बना रहा है पूरे देश में, ठीक उसी समय राहुल गांधी विदेश में कहीं पे गायब होते हैं, और आज तक भी किसी को पता नहीं है कि वो कहाँ थे, किससे मिल रहे थे, क्या कर रहे थे। ठीक है, कम से कम ये पब्लिक डोमेन में नहीं है ये चीजें। मैं समझता हूं कि शायद सरकार के जो अनऑफिशियल सोर्सेस होंगे उन्हें अवश्य पता होगा कि चल क्या रहा था, लेकिन डेफिनेटली ये मैम कोई कोइंसिडेंस हो ही नहीं सकता। और तीसरी बात मैम, जो कि आपने कहा कि इसका अपन जिक्र भी करेंगे, जी। इसी के एक आध महीने के इर्द गिर्द में मार्को रूबियो भी इंडिया आ जाते हैं। वहां पे वो इंडिया आके वहां नहीं जाते दिल्ली में, वो पहले कोलकाता में मदर टेरेसा होम में जाते हैं। और मदर टेरेसा होम में की लिंक्स किससे निकल के आते हैं कि जब थोड़े कुछ समय पहले बांग्लादेश में जो चुनाव हुए थे, तो बांग्लादेश के चुनावों में जो सीमावर्ती क्षेत्र है, यानी कि भारत और बांग्लादेश का जो लगता हुआ बॉर्डर है, वहां पे एक पार्टी, एक एक्सट्रीमिस्ट पार्टी, जिहादी पार्टी वहां पे 164 सीट जीतती है, जिसका नाम है जमायते इस्लामी। और उसकी फंडिंग कहां से जाती है? टीएमसी से, थ्रू मदर टेरेसा होम। तो मैम जी। ये जो इतनी सारी चीजें हैं ना, ये कोइंसिडेंस नहीं होती। मतलब मुझे लगता है कि अगर इतने सारे फैक्ट्स के बाद अगर इन चीजों को कोई कोइंसिडेंस समझ रहा है, तो उसकी बुद्धि को प्रणाम है मेरी तरफ से। लेकिन सच्चाई ये है कि ये सारा चीज, ये जो एंड गेम हो रहा था, वो यही था कि हर कीमत पे हमारे पास जो भारत को तोड़ने का और बीजेपी को रोकने का जो टूल्स रहे हैं, एफसीआरए अगर पास हुआ
तो वो सबसे बड़ा झटका होगा, और डीलिमिटेशन पास हुआ तो वो सबसे बड़ा झटका होगा। तो अराजकता फैला के किसी भी कीमत पे हमें पार्लियामेंट को स्टॉल करके और इन दोनों बिलों को रोकना है। अब मैम आ जाते हैं कि बीजेपी की काउंटर स्ट्रैटेजी क्या है, या अमित शाह जी का प्लान क्या है। जी जी। अमित शाह जी के मन में क्या चल रहा है वो तो मैं नहीं जानता, लेकिन जो भी इतने वर्षों से जो उनसे उनको देखा है, समझा है, सीखा है, मैं उसके आधार पे बताऊंगा आपके दर्शकों को कि मुझे ऐसा लगता है मैम कि अमित शाह की अगर आप शैली देखेंगे तो वो मैम अपनी राजनीति इमोशंस या भावनाओं पे नहीं करते। वो अपनी राजनीति जो है या उनका जो एक शैली है वो कंप्लीटली एक रणनीति और स्ट्रैटेजी के बेसिस पे होती है। तो अभी मैम आप देखेंगे कि एक माहौल बन रहा है कि एफसीआरए को शायद जेपीसी में भेज दिया जाए। और कल, अब आपने देखा होगा, वैसे इतने दिन हो गए एफसीआरए को इंट्रोड्यूस नहीं किया गया है और पता नहीं कल होगा नहीं होगा, लेकिन चर्चा ये चल रही है कि एफसीआरए को शायद जेपीसी में भेज के और विंटर सेशन में उसको पास करा लिया जाएगा। अब जी मैम जी। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि सरकार पीछे हट गई है। इसका रीजन मैं आपको बताता हूं। इसका रीजन ये है मैम कि साथ में जो हम डीलिमिटेशन बिल की बात कर रहे हैं, वो डीलिमिटेशन और विमेन्स रिजर्वेशन का जो बिल है उसको पास कराने के लिए 2/3 मेजोरिटी चाहिए। और जो एफसीआरए है वो तो सिंपल मेजोरिटी से ही पास हो जाएगा। तो एफसीआरए में आपने देखा होगा कि जिस तरह से डीएमके को भी थोड़े रिजर्वेशंस हैं, जो कि तमिलनाडु में क्योंकि काफी सारे क्रिश्चियंस हैं और ये सारी समस्याएं हैं। उसके अलावा आपने देखा होगा कि सुप्रिया शुले ने भी बोला था कि साहब इसको कम से कम एक डिटेल्ड डिस्कशन के बाद ही करो, और ये सारी चीजें हैं। अब मैम क्या है कि डीलिमिटेशन के ऊपर जो है, जो एक आम सहमति बनी है और 360 के आंकड़े के पास ये जो ऑलरेडी पहुंच चुके हैं, तो एफसीआरए के चक्कर में ये जो एक हिस्टोरिक अपॉर्चुनिटी है डीलिमिटेशन के बिल को पास कराने की, उसको डाइल्यूट नहीं करेंगे। पहले मुझे लगता है, ऐसा मेरा मतलब अनुमान है, कि अभी कोई स्पेशल सेशन बुला के, जिसके की एक अनुमान लगाया जा रहा है शायद 16 से 18 अगस्त का, उसके बीच में बुला के पहले डीलिमिटेशन और विमेन्स रिजर्वेशन बिल को पास करा लिया जाएगा। और ये एक बड़ी विक्ट्री हो जाएगी कि जैसे कि मैंने बताया कि इससे इसका परिणाम क्या होगा कांग्रेस के लिए। और सबसे बड़ी बात मैम कि 2029 में जो महिलाओं को रिजर्वेशन देने का जो संकल्प ले रखा है मोदी जी ने, अगर वो 2029 में ही हो जाता है तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ी जीत होगी, सिर्फ मोदी जी या भाजपा के लिए नहीं, इस देश के लिए भी। तो उसके बाद मैम फाइनली एफसीआरए पे जेपीसी में डिस्कशन हो जाएगा और विंटर में वो पास हो जाएगा। और मैम तब तक के लिए अगर ये थोड़ा सा डिले हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि एफसीआरए के जो नए प्रपोज्ड रूल्स हैं वो नोटिफाई ऑलरेडी हो चुके हैं, बस इसको पास जी कराना ही बाकी है। वो पास वो करा लेंगे विंटर सेशन में। तो मैम ये तो कुल मिला के खेल है एंड गेम का मैम। अब इन बीच में क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है इसको भी समझना जरूरी है मैम। कि आपने देखा जी। होगा कि कुछ एक नंबर के, मैं वैसे शब्द तो यूज नहीं करना चाह रहा था, लेकिन कुछ ढक्कन लोग हैं इस देश में जो कि मैम झारखंड के प्रोटेस्ट को जंतर मंतर 2.0 बोल रहे हैं मैम। तो मैं आपके दर्शकों को कुछ बेसिक तथ्य बताना चाहूंगा कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। दिल्ली में जो प्रोटेस्ट हुए मैम, इस बात में कोई संशय नहीं है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में बदलाव की आवश्यकता है। ये जो पेपर लीक का मुद्दा था ये एक बड़ा मुद्दा था। और लेकिन ये जो एक स्टूडेंट्स का जो प्रोटेस्ट था उसको इन एंटी नेशनल फोर्सेस ने हाईजैक कर लिया था। लेकिन उसके बाद भी नरेंद्र मोदी जी को इतनी भद्दी भद्दी घटिया गालियां देने के बाद भी, वहां पे हिंसा होने के बाद भी, जो उसके कुछ परसेंट स्टूडेंट्स रहे होंगे, नरेंद्र मोदी जी ने उनकी जेन्युइन भावनाओं को समझा। और आप देखिए कि मैम वहां पे हुआ क्या, कि सबसे पहले तो एग्जाम को कैंसिल करा गया, इमिडिएटली रीनीट एग्जाम कराया गया। मैं आपको टाइमलाइन बता रहा हूं आपके दर्शकों जी को, जी। श्योर कि श्योर। जैसे जैसे ही एग्जाम कैंसिल कराया गया, जैसे ही पता चला कि लीक हो गया है, रद्द करने के बाद जल्दी से री एग्जाम कराया गया विदाउट एनी प्रॉब्लम्स। उसके बाद इमिडिएटली रिजल्ट्स निकाल दिए गए ताकि एक साल बच्चों का वेस्ट नहीं हो जाए, क्योंकि उसके आधार पे उनको आगे की जो अपनी प्रक्रिया करनी होगी। उसके बाद मैम
क्योंकि ये एक समस्या बनी चुकी थी, तो इसके जो ये आंदोलन जिस तरह से खड़ा हो चुका था, तो बच्चों की भावनाओं को समझते हुए, और ये जो मैंने एंड गेम की बात करी, उस एंड गेम में रोड़ा ना बने उसके लिए धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा लिया गया। उसके बाद मैम एक स्ट्रॉन्गर लॉ पेपर लीक के अगेंस्ट एक कानून संसद में पास कराया गया। उसके बाद निंदन नीलेकनी जी, जो कि एक आइकॉन माने जाते हैं टेक्नोलॉजी के फील्ड में, उनके नेतृत्व में एक टास्क फोर्स बनाई गई। तो इतनी सारी चीजें और इतनी प्रोग्रेस बच्चों की भावनाओं को देखते हुए और समय की जरूरत को समझते हुए ये मोदी सरकार ने किया मैम। अब आप आ जाओ मैम दूसरी तरफ, जो इसको ये जंतर मंतर 2.0 कह रहे हैं, जी, जी। वहां पे जो बच्चे गाली भी नहीं दे रहे, हिंसा भी नहीं कर रहे, जबकि उनके ऊपर इतनी प्रताड़नाएं हो रही हैं, वहां पे ये फर्स्ट स्टेज ही क्रॉस नहीं कर पाए हैं, एग्जाम को ही रद्द नहीं कर पाए हैं अभी तक। ये हालात हैं, और ये अपने आप को मोदी जी से कंपैरिजन करते हैं अपना। ये हालात हैं इन लोगों के मैम। मैंने वहां पे आपको 8 चीजें टाइमलाइन वाइज बताई कि क्या क्या हो गया। यहाँ पे ये फर्स्ट स्टेज को क्रॉस नहीं कर पा रहे। ये तो अंतर है जंतर मंतर और इनके बीच में। जी, अब मैम इसके बाद अपन आ जाते हैं कि मैम राहुल गांधी जी का जो बड़ा इंटरेस्टिंग रवैया रहा है इसके ऊपर, इसको भी थोड़ा देखने की जरूरत है, क्योंकि उससे उनकी हिपोक्रेसी देखना बहुत जरूरी है। क्योंकि मैम उनने जो अपनी हिपोक्रेसी है ना, वो सिर्फ इस आंदोलन में नहीं, सदन के पटल से दर्शाई है। और उसका मैं आपको बताऊंगा कि कैसे उसको कोरिलेट कर सकते हैं। आप देखिए कि ये मैम ऐसा कहते हैं कि जो वहां पे स्टूडेंट्स थे जंतर मंतर पे, वो जेनजी, रियल जेनजी है और इस देश की आवाज है। ये उन्होंने सदन के पटल से कहा जब पेपर लीक पे बोल रहे थे। और बाकी सब जो है इडियट और अंधभक्त है। तो मुझे लगता है मैम कि इनके लिए जंतर मंतर के जो बच्चे हैं वो इडियट और अंधभक्ति है। क्योंकि एक जगह आप छात्र के लिए जाके सड़क पर लेट जाते हो, प्रधानमंत्री आवास के बाहर जो कि एक हाई सिक्योरिटी जोन है, वहां पे आप सड़क पे लेट करके और आपने तमाशा कर दिया पूरे देश के लिए एक। और दूसरी तरफ जहां पे बच्चों पे आप ही की सरकार, जो मतलब एक समर्थन से सरकार चल रही है, वहां पे आपके पास जाने का टाइम ही नहीं है उनके बारे में। मतलब भाई कम से कम आपके जो वहां पे नेता हैं उन्हीं को बोलो ना कि भाई बोलो वहां के हेमंत सोरेन और जो जेजेएम की सरकार है कि इस तरह से नहीं चलेगा। तो इनकी तो हिपोक्रेसी टोटली एक्सपोज्ड है मैम। वहां के छात्र क्या छात्र ही नहीं है क्या, इडियट और अंधभक्त? यही तो मैसेज हो गया ना कि भाई मेरा पॉलिटिकल नैरेटिव जो सेट करने में मुझे हेल्प करेगा, या दूसरे को मतलब मेरे पॉलिटिकल ओपोनेंट को नीचे करने में करेगा, उसके लिए तो मैं सड़क पे भी लेट जाऊंगा और प्रयागराज में भी चले जाऊंगा। लेकिन जो जी। असली बच्चों की, जो छात्रों की गूंज चल रही है इसी देश में जहां पे हमारी सरकार है, वो मेरे कानों में नहीं गूंज सुनाई देगी। तो ये इनका कैरेक्टर है मैम। आप देखिए मैम, आज आज की घटना बता रहा हूं आपको। एक कांग्रेस कोटे के मंत्री हैं वहां पे मैम, उनका नाम है इरफान अंसारी। झारखंड सरकार में कांग्रेस कोटे से बने हुए मंत्री हैं इरफान अंसारी। आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला है कि लाठीचार्ज हुआ ही नहीं। मैम सोचिए, वहां पे मतलब दुनिया वीडियोज ने हैं। देखा, दुनिया ने देखा। मैम मैम बच्चे व्हील चेयर पे ले जाने पड़े। कल रात को असेंबली में उनके, असेंबली के गेट पे उनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ है। उन जी, लोगों को, बच्चों को हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। कई लोगों के चोटें आई हैं, किसी का सर फूटा है, किसी के हाथ छिले हैं, और ये कह रहे हैं कि लाठीचार्ज हुआ ही नहीं। तो ये तो मैम इनकी हिपोक्रेसी है। और यहाँ पे मैम इनके जो बड़े बड़े प्रवक्ता हैं, सुप्रिया श्रीनेट टाइप के, वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी ने वहां के छात्रों से वीडियो कॉल पे संवाद किया है। अरे भाई, तुम अपने मंत्री से संवाद करो कि क्या नौटंकी कर रहे हो भाई। तुम बल्कि बिल्कुल। झारखंड की सरकार पे प्रेशर बनाओ कि, मैं बताता हूं मैम क्या प्रेशर बनाओ। मैम ये कहते हैं कि लोकतंत्र की हत्या करते हैं मोदी सरकार, कहते हैं ना, ये इनका तो क्लेम ये है। लेकिन सच्चाई क्या है? मोदी जी को इसी देश में 140 करोड़ का नेशन जो है, वहां पे जो तीसरी बार का चुना हुआ प्रधानमंत्री है, उसको खुलेआम मां बहन की गालियां दी जा रही। लेकिन वो व्यक्ति उसके लिए किसी को जेल में नहीं डाल रहा है या कुछ बोल भी नहीं रहा। वो कह रहा है इसे गले लगाना है हमें, हमारे ही बच्चे हैं, गलती हो गई है इनसे। और मैम दूसरी तरफ इनकी जो समर्थन से सरकार चल रही है, और समर्थन से क्या सरकार चल रही है, सरकार के हिस्से हैं, इनके भी 4 मंत्री हैं वहां पे। वहां पे
कल की तारीख में ही एक राष्ट्रीय न्यूज चैनल के एक प्राइम टाइम जी, एंकर को पुलिस उठा लेती है। ठीक है, एफआईआर करती है उनपे। आप सोचिए मैम कि ठीक है, बाद में तो छोड़ना ही पड़ेगा ऐसे मामले में, लेकिन जो माहौल था जब उस आंदोलन का और जब वो सब चल रहा था, जब उसका प्राइम टाइम था, तो वो कवरेज तो रोक ली ना आपने। तो लोकतंत्र की हत्या किसने करी? आप सोचिए मैम कि अगर मोदी जंतर मंतर से संदीप चौधरी या गरिमा सिंह को उठवा लेता, तब क्या होता इस देश में? क्या होता इस देश में, आप सोच सकते हो मैम? और ये तो मैम इन लोगों की जो हिपोक्रेसी है, ये मुझे ऐसा लगता है कि ये खुद ही एक्सपोज कर देते हैं। और कुल मिला के बात यह है मैम कि राहुल गांधी अब इसमें इतनी बुरी तरह से फंस चुके हैं, क्योंकि मैम देखिए हुआ क्या, एक ये छोटी सी बात अंत में रख दूं, ये मुझे बड़े इंटरेस्टिंग लगी, क्योंकि ये बात, ये पूरा जो समअप जरूर। जो है ना इस चीज का, समअप जो है वो ये है मैम कि क्या हुआ कि जब ये सारा कुछ चल रहा था, तो राहुल गांधी जी जब अपनी विदेश की ट्रिप से वापस पधारे, तो उन्होंने देखा कि यार ये माहौल तो गजब बन चुका है। अच्छा मैम, आपने देखा होगा कि उसके 2 दिन पहले भी, जब वो 20 जुलाई वाली घटना हुई संसद में, उसके 2 दिन पहले भी जब राहुल गांधी से सुबह मीडिया ने पूछा था माइक लगा के, तो उसने कहा था कि नो कमेंट्स। लेकिन फिर जब उसको समझ में आया कि भाई साहब ये तो मतलब बहुत ही बड़ा रूप ले रखा है, और जब 20 जुलाई की घटना हो गई और उसने देखा कि अरविंद केजरीवाल इसकी पूरी राइट स्टील कर रहा है, तो राहुल गांधी ने एक चीज तय करी कि भाई कम से कम इसकी पॉलिटिकल लाइमलाइट तो मुझे चुरानी पड़ेगी। तो वो प्रधानमंत्री के घर के सामने जाके लेट गए और ऐसा तमाशा किया कि उसमें वो सक्सेसफुल भी हो गए। कम से कम उसकी जो पॉलिटिकल लाइमलाइट थी वो उनने लूट ली। जो विपक्ष में थे, फिर वो सबसे हावी इस आंदोलन से जुड़ा हुआ विपक्ष का व्यक्ति, उसका चेहरा वही बन गए। ठीक है, वो रहा तो स्टूडेंट्स का ही प्रोटेस्ट, सीजेपी का ही प्रोटेस्ट, लेकिन उनकी सबसे बड़ी आवाज निकल के एक तरह से वो आ गए, क्योंकि मैम राहुल गांधी तो राहुल गांधी हैं। मोदी जी, जी कितने भी बड़े व्यक्ति बन जाएं, लेकिन अभी जो ये जो लुटियंस इकोसिस्टम का जलवा है, वो तो गांधी परिवार का ही है। तो पता नहीं क्यों, लेकिन हमारे देश की जो मीडिया है, उसने राहुल गांधी को इमिडिएटली हीरो बना दिया इसका। अब मैम जब ये सब हो जाता है, तो राहुल गांधी को लगा कि भाई अब ये मौका है जिस पर मैंने मोदी को घेर लिया, ये इतना बड़ा मौका मिल गया है। और फिर मैम ऑफ कोर्स इस्तीफा और हो गया। अब इस्तीफा हो गया मैम, तो मतलब ये तो एक तरह से बहुत ही बड़ी विक्ट्री सोच ली इनने, क्योंकि मोदी सरकार इससे पहले मैम, अगर आप झुकने की बात करो, तो मेरे ख्याल से किसान आंदोलन में वो जो कानूनों का जो रोल बैक हुआ था, उसके अलावा तो ऐसी कभी कोई खास सिचुएशन हुई नहीं। तो इनको लगा कि भाई मैंने इस सरकार को झुका दिया, और अब मैं इस पे ऐसा नैरेटिव खड़ा करूंगा कि मोदी याद रखेगा। लेकिन हुआ ये मैम कि इनने सोचा नहीं था कि इसी मुद्दे पे दूसरे स्टेट में जहां मेरी सरकार है, इतनी बुरी तरह से मैं गिर जाऊंगा। क्योंकि मैम अब प्रॉब्लम क्या हो गई कि यहाँ तो जो सेंटर में था, ये तो कंप्लीटली मैन्युफैक्चर्ड आंदोलन था, और पॉलिटिकल फोर्सेस ने इसको कैप्चर कर लिया था, और एंटी नेशनल फोर्सेस ने। तो कोई गाली दे रहा था, कोई अल्लाह तेरा नाम रहेगा कह रहा था, कोई कह रहा था कश्मीर पे भारत की सेना ने कब्जा कर रखा है, कोई कह रहा था मेरी लिंग मेरी आजादी। इस तरह की तो नौटंकी चल रही थी मैम वहां पे, और जिस तरह की बिल्कुल। हिंसा हुई वो भी सबने देखी। ऑन दी अदर हैंड, आप देखो मैम कि तारीफ करनी चाहिए झारखंड के बच्चों की। आगे पता नो नहीं है डाउट। जाके कैसा रूप लेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन अभी तक जो वहां के बच्चों ने मेच्योरिटी दिखाई है, इट इज अनबिलीवेबल। मतलब मेरी तरफ से तो प्रणाम है मैम उनको, कि बिल्कुल। ना कोई गाली गलौज किया उन्होंने, ना उनकी कोई ऐसी अनफेयर डिमांड है कि जब तक इस्तीफा नहीं होगा हम बात नहीं करेंगे। वो सिर्फ जेन्युइनली सिस्टमिक चेंजेस चाह रहे हैं कि भाई जिस एग्जाम की वजह से ये प्रॉब्लम हुई है, उस एग्जाम को रद्द करो, और कुछ ऐसा सेटअप करो कि आगे जाके इस तरह की अनियमितताएं नहीं हो। इतनी सी फेयर डिमांड है मैम। वो तो नहीं कह रहे कि मतलब प्रधानमंत्री या हेमंत सोरेन को गाली दो और ये करो वो करो। इससे ज्यादा मतलब नियंत्रित मुझे ऐसा लगता है कि आंदोलन हो कैसे सकता है। और मैम देखिए, मैं कई बार आपके शो पे 1-2 बार मैंने पहले भी कहा है कि मुझे जी, ऐसा लगता है मैम कि जो मोदी जी और अमित शाह है, उनको ये लोग भले ही डिक्टेटर कहते हो, लेकिन सच्चाई यह है कि वो उनका मैम जो राजनीतिक प्रारूप है वो बहुत लचीला है, बहुत ही फ्लेक्सिबल, और अपने आप को समय के साथ री इन्वेंट करने वाली उनकी शैली है मैम। वो जानते हैं कि इस देश में मैम, चाहे आप जेपी मूवमेंट से उठा के, आप तो आपको इतना अनुभव है मैम पत्रकारिता का, आप जेपी मूवमेंट से उठा के और आज तक देख लो मैम, कोई छात्रों के आंदोलन से कभी कोई जीत नहीं पाया मैम। तो वो इस बात को समझते थे कि
कितना इंपॉर्टेंट है इस इशू को एड्रेस करना, तो वो सब जो कर सकते थे उन्होंने वो किया। प्रधानमंत्री रात के 12 बजे स्वयं इंस्टाग्राम पे आके इंस्टाग्राम की एल्गोरिथम को बदला उनने, जिसको अगेन मीटा ने जिसमें बदमाशी करी उसके बाद में आके माफी भी मांगी, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा इशू है। और दूसरी तरफ मैम आप देखिए कि इन लोगों का जो असली चेहरा और प्रारूप है वो तो उसी मुद्दे पे दूसरे स्टेट में सामने आ गया ना, ये तो नहीं कर पा रहे। अगर मैम मैं तो कहता हूं कि राहुल गांधी के पास एक हिस्टोरिक अपॉर्चुनिटी है एक प्रेसिडेंट सेट करने के लिए, 4 तो मंत्री हैं वहां पे, हटा लो ना समर्थन, लोग याद करेंगे, लोग याद करेंगे कि इतना बड़ा कदम उठा लिया छात्रों के लिए। लेकिन मैम ऐसा मतलब सत्ता का प्रेम है। और दूसरी इनकी एक और भी प्रॉब्लम है ना मैम, वहां पे आपने देखा होगा कि एक जो बड़ी मेजर डिमांड है वो ये है कि सीबीआई को ट्रांसफर कर दो। अब सीबीआई को ट्रांसफर करने में मैम समस्या ये है कि फिर तो पूरी मनी ट्रेल की ट्रेसिंग होगी, और वो पैसे तो सोरेन फैमिली और गांधी फैमिली तक पूरे पहुंचते हैं ना मैम। हमने देखा है ना मैम कि जब 2G वगैरह का घोटाला हुआ था जिसमें एक्चुअली तो जो सिटिंग मिनिस्टर थे वो डीएमके के डी राजा थे, लेकिन पैसा कहां तक पहुंचता था ये तो सबको पता है ना। तो इन लोगों की तो जो फितरत है ये बच के कहीं भाग ही नहीं सकते मैम, इनके गले की घंटी हो चुकी है ये झारखंड का प्रोटेस्ट। बिल्कुल सही कहा आपने। और देखिए वहाँ के स्टूडेंट्स भी ये जानते हैं कि एंड ऑफ द डे वही बात हो गई कि फिर उनका हेमंत सोरेन का हाल क्या होगा। और आपने जो ये एंड गेम करके जो जानकारी दी है मेरे दर्शकों को, वो बहुत इंटरेस्टिंग रही। आपने मेरे लिए समय निकाला और तमाम विषयों पे आपने बहुत ही विस्तार से जानकारी दी। मुद्दे कुछ और भी थे लेकिन अब उनको फिर कभी टच करेंगे एक आध दिन में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम।